नमस्कार। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबंधित सभी जानकारियाँ और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जन आरोग्य समिति के अंतर्गत आने वाला जो अनटाइड फंड है उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो सभी CHOs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जन आरोग्य समिति के अंतर्गत कितना अनटाइड फंड आता है। तो यहाँ पर जन आरोग्य समिति के अंतर्गत 50,000 रुपीज़ आता है। तो इसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है अपकीप ऑफ हॉस्पिटल प्रीमिसेस, दैट इज़ 30%, यानी कि यहाँ पर आपको 15,000 रुपीज़ खर्च करना होता है। दूसरा आता है पेशेंट एमिनिटीज़। तो पेशेंट एमिनिटीज़ के अंदर 30%, यानी कि यहाँ पर भी 15,000 रुपीज़ खर्च करना होता है। थर्ड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। तो यहाँ पर भी 30%, यानी कि 15,000 रुपीज़ खर्च करना होता है। फोर्थ आता है मिससेलेनियस, यानी कि इसमें 10% खर्च करना होता है, यानी कि 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 50,000 रुपीज़ 4 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर खर्च करना होता है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चल सकती है और आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपकीप, यानी कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो साफ़ सफाई है, हाइजेनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करना और उसका डेकोरेशन मेंटेन करके रखना, तो उसके लिए यहाँ पर 15,000 रुपीज़ मिलता है। और थोड़ा बहुत हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, इस अमाउंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए, जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है कंज्यूमेबल्स फॉर क्लीनिंग, यानी कि साफ़ सफाई करने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हम परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है पार्ट टाइम वर्कर फॉर क्लीनिंग। तो साफ़ सफाई के लिए वर्कर की भी आवश्यकता होती है, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो या डेली बेसिस पर हो। उसके अलावा पेस्ट कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है और वर्कर की भी आवश्यकता होती है। देन नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, या उसके अलावा जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बकेट्स परचेज़ करना हो या उसकी पॉलीथीन परचेज़ करना हो, तो वो हम परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का अगर थोड़ा सा अंदर से डेकोरेशन करना है, जैसे कि आपको कर्टेंस लगाने हैं, ठीक है, फ्लावर पॉट्स खरीदने हैं, तो कुछ डेकोरेशन के लिए आप सामान इसी कैटेगरी से परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेशनरी का आइटम आप इस कैटेगरी से परचेज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम्स आप परचेज़ कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है पेशेंट एमिनिटीज़। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट की सुविधाओं के लिए आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कुछ ना कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आता है साइनेज इन द फैसिलिटी, यानी कि IAC मटेरियल आप परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टर्स, फ्लेक्सीज, बैनर्स और चार्ट्स। देन नेक्स्ट आता है बाइंग असेंशियल मेडिसिन और डायग्नोस्टिक इन इमरजेंसी। कभी कभी क्या होता है, जैसे मेडिसिन ख़त्म हो गई या डायग्नोस्टिक में शुगर स्टेप ख़त्म हो गई, तो उस कंडीशन में आप ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट। तो इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अगर कोई पेशेंट आपके पास में आता है और उसको मेडिकल इमरजेंसी है, वो बहुत ही पुअर है, तो उस कंडीशन में आप उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देन नेक्स्ट आता है बाइंग फर्नीचर फॉर सिटिंग अरेंजमेंट। तो बैठने के लिए वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए हॉस्पिटल में, तो उसके लिए आप
पेशेंट स्टूल परचेज़ कर सकते हैं, चेयर्स परचेज़ कर सकते हैं, बेंच परचेज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है फैसिलिटी फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो वहाँ पर पेशेंट के लिए पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसमें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आरओ लगा सकते हैं, वाटर कूलर लगा सकते हैं, या पानी के लिए कोई भी जो पोर्ट्स होता है आप वहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिपेयर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स जब भी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर जो मशीन है अगर वो ख़राब हो गई है या कोई भी चीज़ ख़राब हो गई, तो उस कंडीशन में आप रिपेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाइंग रेफ्रिजरेटर। तो वैक्सीन के लिए आप रेफ्रिजरेटर परचेज़ कर सकते हैं। बाइंग इन्वर्टर, तो आप इन्वर्टर परचेज़ कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पर लेबर रूम है तो। देन थर्ड कैटेगरी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। तो यहाँ पर 15,000 बजट अलॉट किया जाता है इस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं। फर्स्ट आता है रिपेयर। तो आप क्या करवा सकते हैं, दीवारों की रिपेयरिंग करवा सकते हैं अगर प्लास्टर निकल गया है तो। अगर फ्लोर्स की जो टाइल्स होती है अगर वो टूट गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो उनको रिपेयर करवा सकते हैं। दूसरा आता है पेंट। अगर आपकी दीवारों का पेंट या जो बाउंड्रीज़ का पेंट निकल गया है तो वहाँ पर आप पुताई करवा सकते हैं, स्लोगन्स लिखवा सकते हैं, लोगोस बनवा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपके सेंटर में लाइट पानी का कनेक्शन नहीं है तो लाइट पानी का कनेक्शन करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर लाइट कनेक्शन और पानी का कनेक्शन तो है लेकिन वो ख़राब हो चुके हैं तो उनकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके सेंटर में जो पिट्स होते हैं अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो आप जो शार्प पिट होते हैं वो बनवा सकते हैं, या जनरल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए जो पिट होते हैं वो भी आप बनवा सकते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिससेलेनियस। तो यहाँ पर इसके लिए 10% यानी कि 5,000 रुपीज़ अलॉट किया जाता है। तो जब भी आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत कोई कैंप करवाते हैं, कोई प्रोग्राम करवाते हैं या वेलनेस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उस कंडीशन में इसके अंतर्गत जो भी छोटा मोटा जो खर्चा होता है आप इससे कर सकते हैं। उसके अलावा जन आरोग्य समिति की मीटिंग करवाते हैं तो आप थोड़ा बहुत वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो भी खर्चा होता है आप इस मिससेलेनियस से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानना है, जैसे कि जन आरोग्य समिति कैसे बनाई जाती है, उसका अकाउंट कैसे ओपन करवाया जाता है, या उसके अलावा जन आरोग्य समिति का रजिस्टर कैसे बनाया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी CHO के साथ में शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।